नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को दिलाया पहला मेडल। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतकर रचा इतिहास। पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी ने फोड़ा राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी पर ठीकरा। कहा, मेरे पति निर्दोष, बहनोई करते थे गंदे काम। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी, सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी। भारत में सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम। और तिब्बत के दौरे पर शी जिनपिंग ने चीनी सेना को दिया निर्देश। कहा, युद्ध की तैयारी जारी रखें। रुक करते हैं पहली खबर का। साइको मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर पदक अपने नाम किया है और इसी के साथ ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन भारत पदक तालिका में अपना खाता खोलने में कामयाब रहा है। वहीं चीन की जजीहू को वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। मणिपुर की राजधानी इंफाल की रहने वाली मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को इंफाल में हुआ था। 26 वर्षीय मीराबाई चानू को बचपन से तीरंदाजी का शौक था और वो इसी में अपना करियर भी बनाना चाहती थी, लेकिन 8वीं कक्षा के बाद उनका झुकाव वेट लिफ्टिंग की ओर हो गया और फिर उन्होंने इसी में आगे बढ़ने का फैसला किया। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए? देखिए, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आज दिन भर मीडिया में वही छाई हुई है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, खेल मंत्री हो, तमाम पूरा देश जो है उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा है। तबीयत खराब थी इनकी आज तबीयत खराब थी, बॉडी में पेन था, इसके बावजूद पूरे देश का जो वजन जो है इन्होंने अपने कंधे पे उठाया। कमाल का परफॉर्मेंस था। पिछली बार रियो ओलंपिक्स में ये गई थी, लेकिन उस वक्त जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। वापस लौट के आई और उसके बाद अथक प्रयास, मेहनत कि हमको मेडल लेना है और उसका नतीजा है। तो आज भारत की एक बेटी ने ये बताया कि किस तरीके से एक बार आप ट्राई करते हो, अगर हार भी जाते हो तो हिम्मत और हौसला खोने का नहीं होना चाहिए। आपको फिर से उसी दुगने एनर्जी के साथ मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और एक ऐसा कारनामा है जो पूरे हिंदुस्तानियों के सीने को जो है आज उसने चौड़ा कर दिया है। जी, तो एक मीराबाई वो थी जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में सब कुछ भुला दिया था और दूसरी मीराबाई ये हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ ताक पर रख दिया। दूसरी खबर राज कुंद्रा से जुड़ी है। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सारा ठीकरा राज कुंद्रा के बहनोई पर फोड़ते हुए अपने पति को निर्दोष बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पा ने क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में कहा है कि उनके पति राज कुंद्रा निर्दोष हैं। हॉट शॉट्स ऐप की सामग्री के बारे में शिल्पा ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था और हॉट शॉट से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनके पति राज कुंद्रा किसी भी तरह के पॉर्न में शामिल नहीं थे। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि ये लंदन स्थित वांछित आरोपी और राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी थे जो ऐप और इसके कामकाज से जुड़े थे। डॉक्टर साहब, शिल्पा जिस तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही हैं, उन्हें अपनी इमेज की ज्यादा चिंता है या फिर अपने पति की? देखिए, शिल्पा शेट्टी वो अपने आप को बचा रही है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक छत के नीचे रहे, पति पत्नी हो, पति का धंधा क्या है ये आपको इसका इल्म तक नहीं हो। बिल्कुल। और ऊपर से सारा कुछ फैमिली में आप प्रदीप बख्शी आप बता रहे हो कि भाई ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ इस धंधे में है। मेरा पति जो है बिल्कुल जो है वो सत्य हरिश्चंद्र है। तो वो जो 2 GB 2 TB डाटा जो उनके घर से वो डिलीट किया गया, वो किसी भूत ने किया? किसने कर दिया? कब किया? आपको इसका पता नहीं है? ये नाम तो अभी नहीं आ रहा, ये तो फरवरी
के महीने में ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी। उस वक्त आप आकर के बताइए कि भाई ये गलत है। उस समय तो आप चुप हो गई, आपने अपने पति को डिफेंड करने की कोशिश की, और अब ये डिफेंस आप इस तरीके से कर रहे हो कि आप ऐसा कह रहे हो कि जो यकीन करने लायक भी नहीं है। इसमें कोई तो डाउट ही नहीं हो सकता कि पति इस तरह के काम कर रहा हो, हजारों वीडियो बना रहा हो, और पत्नी को पता नहीं कि भाई पति हमारा ऑफिस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो आरोप लग रहे हैं राज कुंद्रा के ऊपर, ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। जब सट्टेबाजी के आरोप में इनका नाम आया था, उस वक्त भी ये डिफेंड करने आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, राज कुंद्रा के खिलाफ बहुत सारे पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। आजकल का ज़माना डिजिटल फुटप्रिंट्स का है, उनके व्हाट्सएप चैट तो उनके हैं। अब ये शिल्पा शेट्टी की गलती है कि वो अपने पति का व्हाट्सएप क्यों नहीं चेक कर रही थी, जहाँ रोज़ हिसाब आ रहा था, रोज़ शाम में पता चलता था कि भाई आज इतने लाख रुपए आए, जिसमें वो मैसेज किया करता था कि थोड़ा सा जो है कंटेंट थोड़ा और हॉट कर दो, जिसमें ये कहता था कि नहीं आजकल छापेमारी हो गई है तो कुछ शॉर्ट्स जो है, इरोटिक शॉर्ट्स जो है वो कम कर दो। ये सारी तो व्हाट्सएप चैट तो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। और उसके बाद शिल्पा शेट्टी अगर ये कहती है कि मेरा पति जो है बिल्कुल बेकसूर है, उसका जीजा जो है वो ज़्यादा वो बदमाश है, वही इसका किंग पिन है, तो ये तो यकीन करने वाली बात नहीं है। जी, तो सही बात है, जब भी किसी पर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो वो शख्स खुद को बचाने के लिए किसी को भी दोषी ठहरा देता है, चाहे सामने वाला उसका कितना भी करीबी क्यों ना हो। अब रुख करते हैं तीसरी खबर का। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत कई बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ना संभव है। केशव प्रसाद कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं डॉक्टर महेंद्र कुंडा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। डॉक्टर साहब, योगी की ये सेना क्या दुश्मनों के दांत खट्टे कर पाएगी? देखिए, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये इसको कह सकते हैं दो धारी तलवार है। एक तो जो विपक्षियों के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, जब के सारे जो दिग्गज हैं, सारे मंत्री हैं, वो मैदान में उतरेंगे। उतरना भी चाहिए, ये लोग राजनीति कर रहे थे, इतने दिनों से इन्होंने काम किया है। और दूसरा, एक तो विपक्षी बैकफुट पे आएंगे ही आएंगे। दूसरा जो फायदा होने वाला भारतीय जनता पार्टी को, कि कई सारे लोग इसमें जो योगी जी के टांग खींचने में जो लगे हुए थे, ये अब सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने विधानसभा के सीटों को जीतने में सारी एनर्जी लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनको खुला छोड़ दिया गया होता, तो ये पीछे पीछे कुछ कुछ राजनीति कर रहे होते। अब इनका ध्यान, सबसे पहला कर्तव्य यही होगा कि अगर सरकार तो बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, अगली बार अगर इनको मंत्री बनना है तो उनको ये सीट तो जीतना पड़ेगा। अगर ये हार जाते हैं तो मालूम चलेगा कि भाई ये तो पूरी तरीके से जो है वो गायब हो गए राजनीति से। तो ये एक ऐसा फैसला है कि जो भारतीय जनता पार्टी को दो तरह से फायदे पहुंचाएगा। एक, विपक्षियों को बड़ा चैलेंज देने में, और दूसरा, अंतर्कलह जो पार्टी के अंदर है उससे निपटने में भी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेटजी कारगर साबित होगा। जी, तो योगी के दुश्मन उनका कितना भी विरोध करें, योगी ने भी ये ठान रखा है कि यूपी के रण को जीतकर ही दम लेना है। अब बात चौथी बड़ी खबर की। भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान सितंबर से शुरू हो सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस संबंध में संकेत देते हुए बताया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बच्चों का टीकाकरण महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। गुलेरिया ने कहा, मेरे विचार में जाइडस कैडिला ने ट्रायल कर लिए हैं और उन्हें आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी का इंतजार है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल भी बच्चों पर अगस्त या सितंबर तक पूरा हो सकता है। दूसरी ओर फाइजर की वैक्सीन को अमेरिकी नियामक से आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम सितंबर तक बच्चों को टीका लगाने के अभियान में सफल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? देखिए, ये बातें डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से आ रही हैं। सरकार इस कदम को आगे बढ़ाती है। सरकार अगर ये घोषणा करती है कि भाई सितंबर से बच्चों के ऊपर वैक्सीन लगाया जा सकता है, तब ये खबर पे जो है इसकी पुष्टि हो जाएगी।
गुलेरिया साहब ने कहा कि भाई तब तक हम सितंबर के अंत तक आते आते उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम बच्चों के ऊपर ये टीका लगा सकते हैं। बच्चे पिछले 2 साल से घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, एजुकेशन का भी बहुत नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए वो उसके ग्रोथ के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि बच्चों को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पे वो ज़्यादा फैलेगा। और तीसरी लहर जिसके बारे में बातचीत हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर करने वाला है। तो कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे सामने हैं। लेकिन पहली चुनौती, पहला चीज़ जो सरकार को ये करना चाहिए कि जो दिसंबर तक का जो टारगेट है कि जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन हैं उन सब का टीकाकरण हो जाएगा, तो वो टारगेट पूरा करना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। और बच्चों के लिए अगर सितंबर में इस तरह के वैक्सीन आ जाते हैं तो वो भी स्वागत योग्य है। बच्चों को बचाना सबका कर्तव्य भी है। जी, तो राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्षी दल कोरोना वैक्सीन पर कितनी भी राजनीति करें, भारत के टीकाकरण अभियान को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। आखिरी खबर चीन से जुड़ी है। भारत और चीन के बीच पिछले 1 साल से जारी सीमा तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार तिब्बत दौरे पर पहुंचे। जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी का भी दौरा किया, जिस पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। इतना ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति ने तिब्बत में चीनी सेना के सैनिकों से युद्ध की तैयारी को तेज करने का भी आह्वान किया। जिनपिंग की तिब्बत यात्रा भारत के दृष्टिकोण से खासा महत्वपूर्ण है। वहीं चीनी सेना को निर्देश दे दिया गया है कि ये युद्ध की तैयारी करें। ऐसे में ड्रैगन के इरादों पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शी जिनपिंग ने अपने दौरे पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत सैन्य कमान के अधिकारियों से मुलाकात की थी। अखबार के अनुसार राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि सैनिकों के प्रशिक्षण और तैयारी को बढ़ाया जाना चाहिए और तिब्बत में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक शक्ति प्रदान करने में मदद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चीनी राष्ट्रपति के इस निर्देश का क्या संकेत है? देखिए, चीनी राष्ट्रपति का ये निर्देश कोई नया नहीं है। जी, जब से गलवान में झड़प हुई, चाइनीज आर्मी भारतीय बहादुरों के सामने उनकी जो हवाइयाँ निकली, जिस तरह से हम लोगों ने उनकी पिटाई की, 60 के आसपास जो चाइनीज सैनिक जो मारे गए, उसके बाद से शी जिनपिंग की सरकार वहाँ बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे है। अब आप देखिए, 1 लाख से ज़्यादा ट्रुप्स आपने बॉर्डर्स पे ला करके खड़े कर दिए। उसके बावजूद चीन की सेना 1 इंच ज़मीन भी अपने कब्जे में नहीं ले पाई है। ये शी जिनपिंग की प्लानिंग है कि वो ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के आर्मी के सामने इनकी एक भी नहीं चल पा रही है। तो एक तो वो बैकफुट में है अपने देश के अंदर में। दूसरा, कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी 1 चाइना पॉलिसी, ताइवान हो चाहे अरुणाचल हो, सबको एक साथ मिला करके एक ग्रेट चाइनीज़ नेशन जो है क्रिएट करना है। ये इस तरह की इनकी आइडियोलॉजी है, इस तरह की बातें कह के वो चीन के लोगों को बाकायदा बरगलाने का काम करते हैं। अब कुछ हो नहीं रहा, दिक्कतें हो रही है, तो आप देखिए हिंदुस्तान में भी ये खबरें आती रहती हैं। ये चाइनीज़ एजेंट्स जो हिंदुस्तान की मीडिया में घुसे हुए हैं, तो वो कभी बताएंगे कि अरुणाचल के पास चाइनीज़ आर्मी घुस गई है। अभी 3-4 दिन पहले खबर आई थी कि उत्तराखंड में भी घुस गई है। तो ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट का काम शी जिनपिंग कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि वो खुले रूप से आमने सामने की लड़ाई करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि भारत आज अकेला नहीं है। भारत के साथ वो तमाम देश, जैसे क्वाड है, रीजनल कोऑपरेशन और भी तरह के बन रहे हैं। चीन के खिलाफ जापान है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, कई सारे कंट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान है, अमेरिका है। तो ये सारे कंट्रीज़ चीन के हर गतिविधियों को वॉच कर रहे हैं। और चीन जिस हिसाब से कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक विलन बन के उभरा है, तो ये सारी बातें वो अपने सैनिकों को के मनोबल को बढ़ाने के लिए तो ठीक है, वहाँ की जनता को बरगलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात हिंदुस्तान के साथ युद्ध करने की है, तो चीन अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो बॉर्डर के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।